हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब। आज की जो वीडियोस में बात करने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में। ये लाइव प्रोसेस लेसन का लास्ट पार्ट है, तो इसमें हम लोग लास्ट में उत्सर्जन देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, उत्सर्जन से आपको इस नाम से मतलब समझ आ जाएगा कि बॉडी से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को, जो अपशिष्ट पदार्थ बॉडी में बनता है, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ से शुरू है, हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण में जनित वर्ज्य पदार्थ गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अनुपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन जो पदार्थों को निकलना आवश्यक होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि मनुष्य हैं, जैसे कि समझ लीजिए बहुत से जीव जो हैं जो रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं ना। तो आप लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी से उनके बाहर निकलता है। मैंने रिस्पिरेशन वाले लेसन में टॉपिक में पढ़ाया था इस चीज़ को। इसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने बॉडी से इस वर्ज्य पदार्थों को, गैसियस वेस्ट को, वेस्ट गैस को कैसे बाहर निकालते हैं, अपनी पत्तियों से निकालते हैं। उनकी पत्तियों पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं स्टोमेटा के, उससे वो वर्ज्य पदार्थों को, गैसेस वर्ज्य पदार्थों को बाहर शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम मनुष्य क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी शरीर से बाहर निकालते हैं ना। उसी तरह से पौधे अपने शरीर से ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकालते हैं, अपनी पत्तियों से, मतलब कह सकते हैं जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स में, प्लांट्स उसको अपनी पत्तियों से, अपने लीव्स निकालते हैं। उनके लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। अनुपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना। तो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको शरीर से बाहर निकालना होता है ना। तो ये वह जैव परकम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैव परकम में जैसे कि हमने बताया था क्या क्या होता है हमारे, जैसे कि हम सोते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन होता है, उत्सर्जन होता है, सब क्या जैव परकम में आता है ना। तो शरीर से उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को, ये कह सकते हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। अब सब जंतु एक तरीके से तो वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर तो निकालते नहीं ना। जैसे हम ह्यूमन्स में क्या होता है, वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अंग है, अलग अलग अंग होता है। उसी तरीके से बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, उनकी बॉडी में अलग से अंग नहीं होता है ना। वो अपनी शरीर की जो बाहर की परत होती है उसी से सब करते हैं, वर्ज्य पदार्थ को उसी से बाहर निकालते हैं। जैसे अमीबा क्या है, अपनी बाहरी सतह से सारा काम करता है ना। बहुत से एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विकसित कर देते हैं। जैसे हम अन्य परकम में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। जैसे मैं बताया, जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें विशिष्ट अंग होते हैं। जो कोशिकीय होते हैं उसमें वर्ज्य पदार्थों निकालने के विशिष्ट अंग नहीं होता, वो अपनी बाहरी सतह से ही निकाल देते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मानव में उत्सर्जन किस तरीके से होता है। देखिए, जो मानव में उत्सर्जन होता है तो मानव में क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है ना। किडनी से ही वो वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो मानव में क्या होता है कि किडनी होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन जो हो रहा है, उत्सर्जन में सिर्फ एक मानव में एक पेयर किडनी होती है। ठीक है, किडनी का जोड़ा होता है, एक पेयर होता है यूरेटर का। इसके साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, यूरेथ्रा पाया जाता है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, मानव में उत्सर्जित तंत्र बनाते हैं। तो मानव में जो किडनी होती है वो एक बीन के शेप की होती है। जैसे दालें होती हैं, राजमा की दाल होती है बीन के शेप की, जो बीन्स होते हैं उनके शेप की ये किडनी होती है। और हमारे पीठ पे होती है, बैकबोन के पास होती है ये। और ये रिब्स से, हमारी रिब्स जो होती है, रिब्स पसलियों से ये प्रोटेक्टेड होती है। इसके साथ साथ हमारी जो ह्यूमन होती है, उनकी जो किडनी होती है, उसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और उसका वेट होता है लगभग 120 से लेकर 170 ग्राम होता है। तो ये किडनी के बारे में हो गया। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे जो किडनी होती है हमारी, उसमें नेफ्रॉन्स पाया जाता है। जो कह सकते हैं किडनी हमारी
मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। मिलियंस नेफ्रॉन से हमारी किडनी मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन क्या होता है? फिल्टरिंग यूनिट होता है। समझ लीजिए एक नेफ्रॉन में, ईच नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है? फिल्टर पाया जाता है। तो हमारी किडनी मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है और हर एक नेफ्रॉन में फिल्टर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये केशिका गुच्छ कहते हैं। और इसके साथ साथ ट्यूब्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्यूब्यूल पाया जाता है। तो नेफ्रॉन, जैसे कि ग्लोमेरुलस पाया जाता है नेफ्रॉन में, तो ब्लड को फिल्टर करता है। और ट्यूब्यूल क्या करता है? उस ब्लड से जो उत्सर्जी पदार्थ निकला होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और जो ब्लड रहता है उसको वापस भेजता है कहाँ पर? कहाँ पर? हार्ट के पास। तो ऑल ओवर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई कि जो ब्लड आता है, हमारा जो ब्लड होता है, देखिए उस जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में हमारी यूज़फुल कंटेंट भी होता है, यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी होता है। मतलब यूज़फुल सब्सटेंस भी होता है और हार्मफुल सब्सटेंस भी होता है हमारे ब्लड में। तो जो किडनी होती है उस ब्लड से जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको बाहर निकाल देती है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको बाहर निकाल देती है। कैसे बाहर निकाल देती है? यूरिन बना के बाहर निकाल देती है। तो जो ब्लड आता है किडनी के पास, तो किडनी क्या करती है? उस ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को, टॉक्सिन सब्सटेंस को, जिससे हमारे बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, उसको बाहर निकाल देती है, छान लेती है ब्लड से। फिर उस ब्लड को भेज देती है हार्ट के पास कि वो वहाँ जाकर फिर से शुद्ध हो जाए लंग्स में जाकर और फिर बॉडी में चला जाए। तो इस तरीके से होता है। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है, किडनी होती है, एक मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। मूत्रमार्ग मतलब यूरेथ्रा, यूरिनी ब्लैडर मतलब मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रवाहिनी और यूरेटर, और एक जोड़ा वृक्क होता है। तो ये किडनी हो गई वृक्क, यूरेटर हो गया मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी क्या हो गया हमारा? यूरेटर हो गया, मूत्राशय हमारा ये ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा मूत्रमार्ग हो गया। ये इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। वृक्क उदर के रीढ़ की हड्डी के दोनों स्थित होता है। मैं बताया कि रीढ़ की हड्डी के दोनों स्थित होता है और ये इसको रिब्स जो होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है, तब मूत्राशय में आ जाता है, यहाँ तक एकत्र रहता है जब तक मूत्रमार्ग से निकल नहीं आता। तो मतलब जो यूरिन होता है वो बनने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में इसके अंदर आके इकट्ठा हो जाता है और इसके अंदर इकट्ठा होने के बाद फिर ये जब उसको बाहर निकालना होता है उसको प्रेशर मिलता है तो बाहर वो यूरेथ्रा से ये बाहर निकलता है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने में उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छान कर बाहर निकालना होता है। फुसफुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। फुसफुस में CO2 क्या होती है? रुधिर से अलग हो जाती है। जानते हैं कि लंग्स में क्या होता है कि रुधिर से ब्लड CO2 बाहर निकल आता है, जबकि नाइट्रोजन वर्ग पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वृक्क में आधार निस्यंदन एकक फुसफुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। तो कहने का मतलब ये है जो जिस तरीके से ब्लड से CO2 बाहर निकलता है लंग्स में जाकर, उसी तरीके से जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, ये सब ब्लड से कैसे निकलता है? इसको ब्लड से कैसे निकलता है? किडनी के जरिए से निकलता है। किडनी में क्या पाया जाता है? केशिका गुच्छ पाया जाता है, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी किडनी जो होती है मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है और हर एक नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है? फिल्टर पाया जाता है, जो ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो ये केशिका जो गुच्छ होती है ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, मतलब ब्लड से इस यूरिया यूरिक अम्ल को निकालने का काम करती है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सीढ़ी के अंदर होती है। तो वृक्क में क्या पाया जाता है कि बोमन संपुट पाया जाता है, उसी के अंदर ये केशिका गुच्छ, ये ग्लोमेरुलस जिसको बोलते हैं, रहता है। ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ब्लड को छानने का काम करेगा। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, मतलब प्रत्येक वृक्क क्या होते हैं? बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। जैसे मैं बताया कि बिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, हर एक नेफ्रॉन में क्या होता है? फिल्टर पाया जाता है, जिन्हें विकराणु नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि वृक्क कैसे बना होता है? नेफ्रॉन से मिलकर, तो नेफ्रॉन में बहुत सारे मिलियंस फिल्टर्स पाए जाते हैं ना।
तो ये मैं बातें इसमें हमने बताई है। तो ब्लड कहाँ छनता है? ब्लड छनता है ग्लोमेरुलस में छनता है, केशिका गुच्छ बनता है और जो कि बोमन संपुट के अंदर होता है। छनने के बाद कहाँ जाता है? बोमन संपुट के अंदर जाता है वो ब्लड कहाँ जाता है? छने हुए मूत्र कहाँ जाता है? वो बोमन संपुट के अंदर चला जाता है, छना हुआ मूत्र। प्रारंभिक निस्तर में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। तो देखिए जो ये लिखा हुआ है निस्यन मतलब फिल्टर करना, ठीक है। तो जब पहली बार फिल्टर होता है तो इसमें से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है, ठीक है, प्रारंभिक निस्तर में। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्नवन हो जाता है, पुनर्अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपयुक्त अधिक जल मात्रा में तथा कितने विलेय पदार्थ उत्सर्जित करना होता है निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर इनका कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना एफरेंट एट्रियोल, तो यहीं से क्या करता है, यहाँ से ब्लड जाता है कहाँ पर? यहाँ पर आता है, ग्लोमेरुलस में आता है, मतलब केशिका गुच्छ में आता है। यहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद कहाँ जाता है? बोमन कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ शो किया गया आपको, ये बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। तो ब्लड कहाँ फिल्टर होगा? ये ग्लोमेरुलस में फिल्टर होगा। यहाँ फिल्टर होने के बाद ब्लड जाएगा कहाँ पर? बोमन कैप्सूल में चला जाएगा। फिर यहाँ से ये जो छना हुआ मूत्र होता है बोमन कैप्सूल चलेगा। फिर यहाँ से ये ऐसे आगे ये ऐसे बढ़ता है, जो येलो कलर के दिखाया इसी से आगे बढ़ता है ये जो छना हुआ मूत्र। तो पहले ने ये कहा कि कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जब पहली बार फिल्टर होता है तो कुछ ये सब अमीनो अम्ल, लवण और जल की कुछ मात्राएं उसमें रह जाती हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मूत्र जैसे जैसे येलो कलर की जो नली दिख रही है इससे आगे बढ़ता है छनने के बाद, तो मूत्र में बहुत सारी चीज़ें जो शरीर को ज़रूरत होती हैं वो धीरे धीरे यहाँ से फिल्टर होती जाती हैं। जो खराब चीज़ें नहीं होती हैं मूत्र में बची रह जाती हैं वो धीरे धीरे फिल्टर होती जाती हैं। प्रत्येक वीक में बनने वाला मूत्र लंबी नलिका मूत्रवाहिनी प्रवेश करती है। इस तरीके से होता है कि हमने बताया कि जो ब्लड आता है उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है। उसके अंदर यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, जिसको ब्लड से छनना होता है और छन जाएगा तब मूत्र बन जाएगा। तो ब्लड से उसको अलग होना होता है ना। तो ब्लड वो कहाँ जाता है? ब्लड से सारी खराब चीज़ें छन के निकल गई, मूत्र बन गई, यूरिन बन गई, वो ब्लड कहाँ जाएगा? तो ये जो रेड कलर की आपको पाइप दिख रही है यहीं से ब्लड क्या हो जाता है, चला जाता है वापस कहाँ पर? हार्ट के पास, जहाँ पे वो ब्लड शुद्ध हो जाता है। और जो मूत्र होता है ये येलो कलर की जो नली इससे आगे बढ़ता है। तो मूत्र में मान लीजिए कुछ ऐसे पदार्थ रह जाते हैं जो ज़रूरत होते हैं शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, वो अपशिष्ट नहीं होते, तो धीरे धीरे फिर नली के आगे बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे समझ लीजिए आप अवशोषित हो जाता है इसकी दीवार से, नली के। फिर उसके बाद जो मूत्र बनता है यूरिनरी ब्लैडर में जाकर एकत्रित हो जाता है। मूत्राशय में भंडारित, ये देखिए यहाँ पे एकत्रित मूत्र भंडारित रहता है, यहाँ तक मूत्राशय में मूत्र भरा है, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इससे मूत्र जाकर एकत्रित रहता है। जब तक कि फैले मूत्राशय का दाब मूत्रवाद द्वारा उसके द्वारा न कर दें, मतलब कि जब तक उसको प्रेशर नहीं बढ़ जाता मूत्र यूरिनरी ब्लैडर का तब तक वो यूरिन बाहर नहीं निकलता है, यूरेटर। मूत्र मार्ग से तब तक वो यूरिन बाहर निकलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूरिन फिल्टर होने के बाद कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। एकत्रित होने के बाद स्टोर हो जाने के बाद जब उसको प्रेशर मिलता है तो फिर मूत्र मार्ग से वो शरीर से बाहर निकल आता है। मूत्राशय पेशी होती है। जो मूत्राशय होता है वो कैसा होता है? पेशी होता है, मतलब कि मस्कुलर होता है। मस्कुलर होने का मतलब ये होता है कि ये जो मूत्राशय होता है ये कंट्रोल में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल में होता है। ब्रेन क्या करता है? सिग्नल भेजता है यूरिनरी ब्लैडर को टू कॉन्ट्रैक्ट एंड थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग और कॉल्ड यूरेथ्रा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मूत्राशय होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, या कह सकते हैं आपके दिमाग के कांटेक्ट में रहता है ये। फिर जब उसको प्रेशर मिलता है फिर उसके बाद उसका जो मूत्राशय होता है वो मूत्रमार्ग जो होता है वो खुल जाता है और यूरिन बाहर निकल आता है। इसी तरीके से ये होता है।
पादपों में उत्सर्जन। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। तो पादप क्या करते हैं, जंतुओं से उनके अंदर उत्सर्जन के बिल्कुल अलग ही तरीका होता है। उसके अंदर उनके पास तो किडनी वगैरह होती नहीं है। पादप जब प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अत्यधिक जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि हमें आपको बताया था कि पौधों में क्या होता है कि पौधे प्लांट्स के जो की पत्तियाँ होती हैं उनके वहाँ से वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, मतलब कि वहाँ से जो उनके शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जैसे कि शरीर में टॉक्सिन वगैरह होता है, ये इनके पत्ती के ज़रिए से भाप बन के निकल आता है। इसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं ना। तो इस तरीके से समझ लीजिए ये पौधों में एक तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जैसे मैं बताया था कि पादपों में बहुत सी सेल्स होती हैं जो डेड सेल्स होती हैं, और अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। मतलब कि बहुत से इनके जो ऊतक होते हैं वो डेड सेल्स होती हैं और वो अपनी पत्तियों को क्षय भी कर सकते हैं, मतलब अपनी पत्तियों को गिरा भी सकते हैं। और जिसको वो गिराएंगे उसमें समझ लीजिए वो क्या है, डेड सेल्स होंगी। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रितिका में संचित करते हैं। तो बहुत से पादप क्या करते हैं, अपने जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना है, उसको अपने कोशिकीय रितिका में, मतलब सेलुलर वैक्यूल में वो एकत्रित करते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ संचित है। जैसे मैं बताया था कि जो पौधे पत्तियों को गिराएंगे उसमें भी अपशिष्ट पदार्थ होगा। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन या गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित होते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो पौधे में होते हैं वो पुराने जाइलम में गोंद के रूप में, रेजिन के रूप में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास के मिश्रण में उत्सर्जित करते हैं। तो पादप क्या करते हैं, अपने जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको अपने आसपास की जो मिट्टी होती है उसमें भी वो उत्सर्जित करते हैं, मतलब कि निकालते हैं। और जाइलम में भी संचित करते हैं वो, सेल्युलर वैक्यूल मतलब कि कोशिकीय रितिका में भी उसको संचित करते हैं वो। और इसके साथ साथ बताया कि डेड पत्तियाँ होती हैं बहुत सी की जो डेड सेल्स होती हैं उसको गिरा भी सकते हैं, या कहते हैं गिराते भी हैं। और वाष्पोत्सर्जन के ज़रिए से, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से भी वो अपने शरीर से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालते हैं। इसके तरीके से शरीर से अपने टॉक्सिन वगैरह को भी बाहर निकाल देते हैं।